Students, today we are discussing about vital signs. Vital signs are the important signs for the assessment of the patient. ठीक है. So वाइटल साइंस जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है टेम्परेचर, थर्ड पल्स रेट, रेस्पिरेशन और सैचुरेशन. इन पांचों में अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है इनकी वैल्यूज़ में और फंक्शनिंग में, दैन हमारी बॉडी में अब नॉर्मलिटी का साइन बन जाता है. ठीक है. फिर आता है फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर के बारे में. ठीक है. ये वीडियो पूरी हमारी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है. सो इस टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है. टेम्परेचर का मीनिंग होता है जो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है कि कितनी हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है और कितनी हमारी बॉडी से हीट लॉस हो रही है. द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन बॉडी इज़ कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर की होगी डेफिनेशन. उसके बाद आते हैं कि टेम्परेचर जो है हमारा 2 टाइप का होता है. एक तो हमारा होता है कोर टेम्परेचर, दूसरा होता है सरफेस. ठीक. अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये दोनों को क्या सीन है. ठीक है. तो कोर टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं. कोर टेम्परेचर जो होता है ये जो हमारी डीप सीटेड टिश्यूज़ होते हैं, जैसे ये हमारी लेयर है, इसके अंदर जितने हमारे ये टिश्यूज़ जो हैं इसमें जो टेम्परेचर प्रेजेंट है वो होता है हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर, और ये कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं करता. और जो हमारा सरफेस वाला टेम्परेचर होता है वो होता है कि हमारी एक्सटर्नल बॉडी का, जो हमने बात करी ना कि सरफेस है उसके अंदर डीप सीटेड टिश्यूज़ है, उन टिश्यूज़ के ऊपर जो सरफेस है ना उसका टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेम्परेचर. और ये चेंज होता है जैसे हम बाहर गर्मी है, बॉडी हमारी तप जाती है, बाहर सर्दी है तो हमारी बॉडी कूल डाउन जल्दी हो जाती है. तो उसके अकॉर्डिंग ये है एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जो कि फ्लक्चुएट कर जाता है विद द एंटायर एनवायरनमेंट्स टेम्परेचर. तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी है. सेल्सियस में आती है हमारी 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब आती है कि जो रेंज है टेम्परेचर की वो वेरी करती है. जैसे नॉर्मल एक स्टैंडर्ड रेंज बनाई गई होती है तो कि इतने से इतने तक अगर हमारा बीच में टेम्परेचर आता है तो वो हमारा नॉर्मल ही माना जाता है. तो जैसे 36.5 और 37.5 के बीच में अगर किसी का टेम्परेचर आता है तो वो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर ही है. 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी नॉर्मल टेम्परेचर ही है. ठीक है. ये सेल्सियस में और ये फ़ारेनहाइट में है. उसके बाद आता है कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कैसे होती है. ठीक. जब हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस काम करती है. ठीक. जब हमारी बॉडी का कोई मेटाबॉलिज्म चलता है, जैसे हमारा फूड जो है जो डाइजेस्ट होता है या फिर हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल में या स्टमक में जो भी मेटाबॉलिक का प्रोसेस होती हैं उस टाइम बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है. और इस प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है. और दूसरा, जब हम फिज़िकली एक्सरसाइज को करते हैं, जैसे हम लॉन्ग टाइम रन करते हैं, कोई हैवी वर्कआउट करते हैं, तब भी हमारी बॉडी हीट फील करती है. तो वो भी इसलिए होता है क्योंकि हमारी मसल्स की मूवमेंट होने की वजह से हीट बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है. फिर हमारे आता है कि बॉडी में हीट तो प्रोड्यूस हो गई, अब वो हमारी बॉडी से निकलती कैसे है. ठीक. एवेपोरेशन के थ्रू, मतलब कि हीट बाहर निकल रही है, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन चारों के थ्रू हमारी बॉडी से हीट बाहर निकल रही है. तो हमने बात क्या करी थी कि टेम्परेचर का मतलब होता है कि हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस में बैलेंस बनना है. ठीक. जब हीट लॉस अच्छे से होगी और हीट प्रोडक्शन अच्छे से होगी, मतलब हीट प्रोडक्शन क्या, मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से होगा. ठीक है. हम फिज़िकली फिट एंड फाइन है और हीट हमारी लॉस भी अच्छे सही स्टैंडर्ड टाइम पीरियड पे हो रही है, सारा कुछ एग्जैक्ट हो रहा है, हीट प्रोड्यूस भी हो रही है, हीट लॉस भी हो रही है, तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है. अगर हीट लॉस नहीं हो रही है, हीट बन रही है, तब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा. अगर टेम्परेचर मतलब कि हीट प्रोड्यूस कम हो रही है, हीट लॉस ज़्यादा हो रही है, देन हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है. अब हमने बात कर ली कि टेम्परेचर चेंज होता है, उसमें अल्ट्रेशन आती है. अब हम उसकी वैल्यूज़ को, अल्टर्ड वैल्यूज़ को चेक किससे करते हैं. हम वो करते हैं, हमारे एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको नाम बोलते हैं थर्मोमीटर. अब हम पढ़ रहेंगे थर्मोमीटर्स के बारे में. हमारे पास ये कुछ थर्मामीटर्स के नेम हैं जो कि
में टेम्परेचर को असेस करने में यूज्ड होते हैं। एक होते हैं मरकरी वाला, ठीक, मरकरी और ग्लास थर्मामीटर, इंफ्रारेड हो गया, डिजिटल थर्मामीटर, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन और डिस्पोजल, और इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आया हमारा मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर ऐसा दिखता है जैसे जो इमेज में दिखा रहे हैं। इसमें होता है कि ये ट्यूब फिल्ड होती है, यहाँ पे ना मरकरी फिल होती है, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब होती है। इसमें जब हमारा टेम्परेचर है वो इस जैसे आपको दिख रहा होगा शायद इमेज में कि यहाँ तक एक वैल्यू आ रही है, यहाँ तक डार्क वैल्यू बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी लाइंस को ऐसे काउंट अप करके हमें पता चल जाता है कि हमारा सेल्सियस में कितना टेम्परेचर बना है, ठीक। और इसके एक साइड पे बल्ब होता है, ठीक है। अब ये पहले यूज़ होता था बट नाउ डेज ये बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके ये ग्लास से बना होता है और इसके टूटने का डर होता है, ठीक। और फिर हम पढ़ेंगे और ये ना प्लेस कहाँ किया जाता है, जैसे हमारे जो टंग होती है, ये टंग है, जब हम इसको उठाते हैं इसे, ये हमारा माउथ का नियर बाय पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे टंग प्लेस होती है। टंग को जैसे हमने ऐसे उठा लिया, इसके नीचे वाला जो ये सॉफ्ट पोर्शन होता है ना, ऐसे वाला लाइट ब्लू पर्पलिश कलर का, इस एरिया को हम फ्रेनुलम कहते हैं। और यहाँ पे ही हमारे टंग के नीचे ही इस थर्मामीटर को प्लेस किया जाता है टू असेस द टेम्परेचर। फिर उसके बाद टॉक्सिसिटी, मरकरी की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है और इसकी वजह से इसको मेडिकल यूज़ में बैन कर दिया गया है कि ये यूज़ कम किया जाता है। वही मैंने आपको पहले बताया कि ये कम यूज़ किया जाता है। फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड थर्मामीटर तो आप सबने देखा ही होगा, ये कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज्ड हुआ है, ठीक है। ये वाला थर्मामीटर जो है ये स्किन के टेम्परेचर को असेस करता है, मतलब कि अपनी इंफ्रारेड रेज से सिर्फ स्कैन आउट करता है ना, रेज की वजह से ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो असेस कर पाता है। जो थर्मामीटर है ये डिफरेंट कलर शो करता है। जैसे हमने देखा होगा, जैसे अगर हमारा टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, ये थर्मामीटर एकदम ग्रीन कलर की ऐसे स्क्रीन शो करता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेट कर गया है तो स्लाइटली येलो या फिर ऑरेंज कलर का कलर शो होता है। अगर ज़्यादा है तो रेड कलर का कलर जो है वो शो हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, जिससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि हमारी वैल्यू इतनी ज़्यादा डेंजर जोन में जा रही है टेम्परेचर की। और ये इजी और फास्टेस्ट वे है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ठीक। फिर आया ये ना 30 सेकंड्स तक का टाइम लेता है कि आप जैसे रखोगे विद इन 30 सेकंड्स आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और ये स्किन के ऊपर ही यूज़ किया जाता है। फिर आया हमारा डिजिटल थर्मामीटर। ये वाला थर्मामीटर भी हम पहले मतलब कि टंग के नीचे प्लेस करते हैं, पर मोस्ट कॉमनली ये ना एक्सेला में प्लेस किया जाता है। और ये रैपिड और डेकोरेट वे हमें टेम्परेचर को मेज़र करने का बता देता है। फिर ये क्रूशियल है हमारे डायग्नोसिंग और मॉनिटरिंग इलनेस, मतलब कि हमें कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोस करने के लिए, मतलब टेम्परेचर को असेस करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। और ये एक्सिलरी की पोजीशन पे प्लेस किया जाता है और ये 16 सेकंड्स के अंदर बीप अप कर जाता है। फिर आता है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का थर्मामीटर। ये वाला थर्मामीटर जो है ये हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को असेस करने में हेल्प करता है। जैसे बाकी वाले थर्मामीटर जितने हमने पढ़े वो सारे सरफेस के मोस्ट ऑफ बताते थे, क्योंकि जो हमारा इंफ्रारेड था वो स्किन के टेम्परेचर को के बारे में बताता था, और जो टेम्पैनिक वाला है ये हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को बताता है। इसको ना टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास प्लेस किया जाता है, मतलब हमारी एयर कैनाल जो है इसके थ्रू यहाँ पे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ तक लेके जाया जाता है और यहाँ से वो टेम्परेचर को असेस करता है, और ये 3 सेकंड्स के बीच में अपना टेम्परेचर जो है वो शो कर देता है। फिर आता है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। डिस्पोजल थर्मामीटर जो होता है ये मोस्टली इन्फेंट्स या फिर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, मतलब कि ज़्यादा ओल्ड एडल्ट्स जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और ये हमें मतलब कि एक बार ही यूज़ किया जाता है, उसके बाद हम इसको थ्रो आउट किया जाता है। और ये हेड की ऑफ द पेशेंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि यहाँ भी हेड के ऊपर प्लेस किया है। उसके ऊपर जब ये स्लाइटली कलर चेंज करेगा कि उसके रिगार्डिंग जैसे कलर चेंज होएगा इसका, ये हमें बता देगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर होता पेशेंट को है।
और फिर ये 30 सेकंड से 1 मिनट लेता है अपना टेम्परेचर शो करने में लिए, और इसको यूज़ करने के बाद इसको थ्रो आउट किया जाता है। और मेनली ये यूज़ किया जाता है पेडियाट्रिक पेशेंट में, वही मैंने बताया, इसको इन्फेंट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अब हमारा है कि हमने टेम्परेचर को असेस किसे करना है, कौन से पोजीशन है जहाँ से हम असेस कर सकते हैं। कि हो गया माउथ में मैंने बताया फ्रेनुलम ऑफ द टंग, कान में टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास है, एक्सेलरा के पोर्शन से, ठीक है, क्योंकि फोरहेड हो गया जो डिस्पोजेबल वाला। और फिर आया रेक्टम में भी हमारा टेम्परेचर असेस होता है, उसमें हम थर्मामीटर को प्लेस आउट करते हैं, जैसे जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर हो गया, या फिर जो हमारा मरकरी वाला है, इसका जो बल्ब पोर्शन होता है वो इंसर्ट किया जाता है थ्रू रेक्टल एरिया, और फिर उसकी जो वैल्यू है उसको असेस किया जाता है, और उसकी वैल्यू जो है वो -1 की जाती है नॉर्मल जो जितनी वैल्यू आई उससे, क्योंकि उससे हमारी बॉडी की ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा वहाँ पे होती हैं, तो उसकी वजह से हीट जो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। अब बॉडी की टेम्परेचर को असेस करने के लिए करते टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें ना अपने ग्लव्स पहनने चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए और पेशेंट की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन से हम पेशेंट को और ख़ुद को बचा सकें। क्योंकि हमने अभी असेसमेंट करनी है पेशेंट की, तो वी डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय, कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट फेस कर रहा है, what's the problem faced by the patient. So we have to protect ourselves by wearing gloves or personal protective equipments. अब आएगा कि हम हमारे बॉडी टेम्परेचर में अल्ट्रेशन आई हैं, तो क्या क्या हो सकता है। पैरेक्सिया और हाइपरथर्मिया जो है ये बॉडी टेम्परेचर का ही फॉर्म है, जिसमें मतलब कि बॉडी टेम्परेचर में अल्ट्रेशन आ गई तो हम उसको पैरेक्सिया और हाइपरथर्मिया कहते हैं। टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होती है। हाइपोथर्मिया आ गया, इसमें टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से कम होता है। फिर आया हाइपरपैरेक्सिया में टेम्परेचर जो है वो 105 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इंटरमिटेंट फीवर जो है, इसमें जो मतलब रेगुलर इंटरवल पे होता है टेम्परेचर, वो राइज भी कर जाता है, फॉल भी कर जाता है। एक रेगुलर टेम्परेचर, जैसे 2 घंटे पहले इतना टेम्परेचर था, 2 घंटे बाद एकदम से टेम्परेचर गिर गया, और 2 घंटे बाद ही टेम्परेचर गिरता है, बढ़ रहा है, गिरता है, बढ़ रहा है, ऐसे। फिर आया रेमिटेंट फीवर, इसमें मतलब कि मॉर्निंग टाइम हमें बुखार है, इवनिंग टाइम बुखार उतर गया, या फिर बुखार जो फीवर है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क आ गया, ठीक, या फिर 2 से ज़्यादा। जैसे सुबह हमें बुखार था 102 डिग्री सेल्सियस, और रात को हमें बुखार हो गया वापस 99, या फिर सुबह दोबारा फिर से हमें हो गया, ऐसे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो होता है इवनिंग टाइम में देखा जाता है, बट यही है कि मॉर्निंग और इवनिंग टेम्परेचर में फ़र्क होता है, और ये लगातार चलता है। फिर आता है रिलैप्सिंग फीवर, इसमें जो फीवर है वो 24 to 48 आवर्स तक चलता है कॉन्स्टेंटली। फिर आता है कांस्टेंट फीवर जो होता है कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, और इसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं वो लेस होती हैं, ठीक है। ये टाइफाइड वाले पेशेंट में देखा जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी टाइम तक एक ही रहा है, जैसे पेशेंट को 101 डिग्री सेल्सियस और 4 दिन उसको 101 डिग्री टेम्परेचर ही रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम आई है, कहीं उसको 100 हुआ है। फिर आया रीगर फीवर जो होता है ये सडन शिवरिंग होती है, कि हमें सडनली पहले तो कंपनी चढ़ती है, हमें ठंड लगती है, फिर हमारी बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, फिर बाद में स्वेटिंग आती है, ये होता है रीगर फीवर। फिर हाई ग्रेड फीवर क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। फिर हमारा फीवर होता है क्या, फीवर जो है टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना, उसको हम फीवर बोल देते हैं। और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द फीवर, पैथोफिजियोलॉजी जो होती है मतलब कि फीवर जो है वो पायरोजेंस की एंट्री से होता है। पायरोजेंस जो होते हैं जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं उसके बाद हमें फीवर होता है। अब हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे पायरोजन है, ये एंटर किया हमारी बॉडी में, इसने हमारे थर्मोस्टैटिक सेट जो है हाइपोथैलेमस में एक थर्मोस्टैटिक सेट पॉइंट होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है, जिसको हम बोल देते हैं कि हमें हमारी बॉडी का बैलेंस जो बना होता है ना हाइपोथैलेमस में ही सेट होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसको इंक्रीज़ होने की वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो इनिशिएट करता है कि टेम्परेचर हमारा रेज़ कर जाए, वो टेम्परेचर रेजिंग मैकेनिज़्म को इंक्रीज़ करता है कि वो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करे, ठीक।
उसके बाद जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया किसी सेट पॉइंट तक, हीट लॉस मैकेनिज्म इनिशिएट, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, फिर हमें हमारी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई क्या, तो अब हीट लॉस मैकेनिज्म को भी तो होना स्टार्ट पड़ेगा ना। तो हीट मैकेनिज्म जो है वो भी इनिशिएट हो गया। वो प्रिवेंट करेगा बॉडी टेम्परेचर को कि वो डेंजरस पॉइंट तक ना पहुंच पाए। अगर हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करी जा रही है, इंक्रीज़ हो गया है, रेजिंग मतलब टेम्परेचर रेज हो गया है किसी सेट पॉइंट तक, अगर हमारी बॉडी हीट लॉस मैकेनिज्म को इनिशिएट नहीं करेगी तो हमारी बॉडी जो है वो डेंजरस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हीट लॉस मैकेनिज्म जो है वो इनिशिएट हो जाता है। फिर ये बात एक नोट पॉइंट में मतलब की नोट में कि फीवर जो 3 हफ्तों से ज़्यादा तक रहे और जो टेम्परेचर है वो 38.3 डिग्री सेल्सियस रहे कोई कारण की वजह से, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कुछ और, तो उसको हम बोलते हैं फीवर पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन। ठीक है, कि हाँ भी हमें पता ही नहीं है वो कहाँ से क्यों हो रहा है, कि रीज़न क्या है इस बुखार के पीछे, ना टाइफाइड आ रहा है ना कुछ, मतलब कि देन इसको हम बोल देते हैं फीवर ऑफ अननोन रीजन। अब हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि हाँ भी भूख लगनी कम हो जाती है, हेडेक रहता है पेशेंट को, उसकी स्किन जो है वो हॉट, ड्राई और फ्लश रहती है, मसल्स उसकी पेन होती है, अब प्यास उसको ज़्यादा लगती है, मुंह सूखा सूखा रहता है, थकावट फील होती है, उसकी पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट तेज़ रहती है, कन्फ्यूज़न या फिर डेलीरियम उसको एक्सपीरियंस कर पाता है वो पेशेंट। फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट में मतलब कि अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो हम उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक। और एंटीपायरेटिक जो है वो भी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाती हैं ताकि हम हाइपोथैलेमस में को रेगुलेट करेंगे, वो बॉडी टेम्परेचर को जल्दी ही इक्विलिब्रियम में ले आ सके। तो कौन सी एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं यूज़ की जाती है? एक तो होगी एस्पिरिन, दूसरी आ गई आइबुप्रोफेन। फिर आगे नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है कि हमें पेशेंट को पहले तो असेस करना है कि उसके प्रेफरेबल रूट से, कि हमें पेशेंट का एक प्रेफरेबल रूट यूज़ करना है कि किसके थ्रू हमने पेशेंट का टेम्परेचर असेस करना है। जब हमने पेशेंट का टेम्परेचर असेस किया, उसकी डायग्नोस्टिक लिंक करनी है कि हाँ भी उसको डायग्नोस किया, देन उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है, उसको मेडिकेशंस वगैरह देनी है। फिर आया लिमिटेशन में हमें पेशेंट को क्या क्या करने से मना करना है। पहले तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को सारी को लिमिटेड करना है, फिर उसको कूल स्पॉन्जी बाथ प्रोवाइड करनी है, कूल पैक्स प्रोवाइड करने हैं हाइपोथर्मिया से, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो, उसको फ्लूइड इनटेक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and go follow and subscribe my channel for the next parts of the vital signs.